हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और इस सेमेस्टर से मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सेल के बारे में, सेल की थ्योरी, सेल की डेफिनेशन, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन, सेल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं सेल के ऊपर। उसके बाद आपका टॉपिक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप अपना सोल्ड पेपर उठाकर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हम बना चुके हैं। तो वो भी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। अब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सेल ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पिछला वीडियो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर भी आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पूछा गया है। बट ये जो लाइसोसोम है, इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो उसके अलग अलग जो रूप होते हैं, या फिर पूछा जाएगा आपसे एंडोसाइटोसिस क्या होता है या एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। लाइसोसोम कभी कभी जनरली पूछा जाता है सुसाइड बैग क्या होता है, सुसाइड बैग्स के नाम से भी फेमस होता है लाइसोसोम। तो इस तरह से एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम को, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, ये सेल ऑर्गन्स ये कैसे बनता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, और हम इस समय क्या कर रहे हैं, जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सभी को रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं। मतलब पिछला भी अपना कवर करके चल रहे हैं। सो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोसोम जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, जो उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम की अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ठीक है। और इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स भरा होता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेशन करते हैं, बायोमोलिक्यूल को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम उसी को देखेंगे, उसके उस मैट्रिक्स के बेस पर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। अब हम यहाँ पर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया था, और ये किस सेल में पाए जाते हैं, कहाँ पर अब्सेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम कितने तरह का होता है, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ऑटोफैगोसोम। तो इनके हम टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, और इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, करेक्ट। और वो एंजाइम जो है बायोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को, जैसे आपने बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर टॉपिक्स चाहिए तो मैंने केमिस्ट्री जूम वाले चैनल पर, आप चैनल का नाम सर्च करेंगे केमिस्ट्री जूम, वहाँ पर मैंने ये वीडियो प्रोवाइड किया है। अभी बायोबुक टेक चैनल पर ये अभी प्रोवाइड नहीं है। सो ये जो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या फिर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको सेल एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी बातें जो हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हम यहाँ पर चीज़ों को रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो देखा है तो आप इसकी सेल मेम्ब्रेन को भी, जैसे कि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी इसकी बिल्कुल सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होती है, और इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाया था, लाइसोसोम का डायग्राम बनाया था। जब हमने यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया था, अलग से लेक्चर बनाया, तो उसमें भी हमने इन तीनों को डायग्राम बनाया। मतलब सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इनको कनेक्ट करके ही अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, और हम वही कर रहे हैं,
करेक्ट। तो यहाँ पर मैं चाहता तो लाइसोसोम का सिर्फ एक सिंगल डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन आपको काफ़ी सारे प्रोसीजर आपको समझाने हैं कि लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, कैसे ये बनता है। तब इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये समझ सके कि आप कैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ तब जाकर के प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है और इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप समझेंगे सबसे पहले लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का जो वर्ड है, ये अगर आप इसको स्प्लिट करके देखें तो इसमें आप इसका फंक्शन पता चल जाएगा। लाइसो का मतलब लाइसिस, सोम मतलब सोमा। लाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, सिंप्लीफाई करना, डाइजेशन। तो लाइसिस का मतलब डाइजेशन, सोमा का मतलब बॉडी। तो मतलब ऐसी बॉडी जिसको इन्होंने बोल दिया डाइजेस्टिव बॉडी, ठीक है। मतलब इनका मेन फंक्शन ही है डाइजेशन करना। हालांकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनके अगेंस्ट जो है ये फंक्शन करती हैं, उनको मारती हैं, किल करने का काम करती हैं। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? बेल्जियन के साइटोलॉजिस्ट डिडुए 1915 में। अब यहाँ पर अलग अलग बुक में कहीं किसी बुक में आपको 1955 भी दिख सकता है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। करेक्ट। इनको इस बात के लिए इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे आपको पता है कि लाइसोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गन है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है प्लांट सेल भी आता है, एनिमल सेल भी आता है। तो मोस्टली ये एनिमल सेल में, हम कह सकते हैं कि जनरली ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। करेक्ट। और दूसरा प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम। So they are common in animal cell. When animal cells take in और absorb food, जब ये एनिमल सेल जो है फूड को अब्जॉर्ब करता है, या कोई सपोज कि कोई पैथोजेंस आ गया, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया सेल के अंदर, तो उसको कैसे किल करना है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा जो फूड होता है वो वहाँ पर साइटोप्लाज्म या फिर लाइसोसोम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। सेल के अंदर, सॉरी, जैसे कि साइटोसोल के अंदर जैसे ही एंटर करेगा कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो या फूड पार्टिकल हो, जैसे ही वो एंटर करेगा लाइसोसोम उसके साथ जाकर बाइंड कर जाता है। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। cells take in absorb food and they need to enzyme found in lysosome। देखो एंजाइम यहाँ पर फूड को पचाने के लिए, फूड को जो बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है या न्यूक्लिक एसिड है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स है। एक पर्टिकुलर एंजाइम्स है, जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, या इसमें जो अलग अलग तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इन बॉन्ड को ब्रेक करके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी वो सेल उसको एक्सेप्ट करता है। करेक्ट। तो अब ये एक्सेप्ट कहाँ पर होते हैं? मतलब ये जो जैसे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, ठीक है। जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस में। अभी आप मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो उसमें और भी कुछ एक्सेप्शन आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना नोट कर सकते हैं। तो ये फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में, इतनी बात क्लियर। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल भी आता है, एनिमल सेल भी आता है। अगर हम बात करें एक सेल के अंदर इनका नंबर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ लाइसोसोम इज डिपेंड अपॉन, कहाँ किस पर डिपेंड करेगा? विच अकर इन मोर इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी। जहाँ पर ज़्यादा इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी, वो लाइसोसोम की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, लाइसोसोम को बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता हुआ एक प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। वो सारा प्रोसीजर अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम शेप की बात करते हैं। और ये पाए कहाँ पर जाते हैं? एग्जाम्पल भी होना चाहिए इनका कुछ। तो WBCS, जैसे वाइट ब्लड कार्पोसेल्स जो होते हैं, जो कि हमारे पैथोजेंस के अगेन, बैक्टीरिया, वायरस से उनको जो है एंडोफैगोसाइटोसिस के द्वारा उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उनको बाहर भी निकाल देते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो इन सब से हमें जो है इन फैगोसाइटोस, जैसे फैगोसाइट्स होता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी लाइसोसोम पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। करेक्ट। शेप इनकी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, सर्कुलर होती है, इरेगुलर होती है इस तरह के स्ट्रक्चर में। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन से बंधे हुए, इसमें एक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर यहाँ पर है, करेक्ट। और ये जो है मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीनियस होती है, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स के बने हुए। शेप,
अब शेप तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर अब ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। और इनका साइज देखा जाए तो 0.2 से 0.8 मिली माइक्रोन, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप इनको देख सकते हैं। करेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उसके बाद इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको इसको दो पार्ट्स दिखाई देंगे। एक तो बाहर की तरफ जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है वो दिखाई देगी, और दूसरा आपको इसका मैट्रिक्स दिखाई देगा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम अब इसकी स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। जैसे आपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें जो है प्रोटीन चैनल्स होते हैं, हाइड्रोजन पंप भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है। ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरा एक सेल है। सपोज ये पूरा एक सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम बनता कैसे है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक तभी मैं बता सकता हूँ अच्छे से, तभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से जब मैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा इसके जो मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्रोटोन पंप भी होता है। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं उनका पीएच कितना होता है? उनका पीएच लगभग 4.6 से 5 तक होता है। आपको नॉर्मली इतना ज़रूर पता है कि एक पीएच स्केल में जो 7.0 मतलब 7 जो 0.7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आप कहेंगे कि हल्का सा एल्कलाइनिक है, अगर उससे कम हो जाए तो आप कहेंगे हल्का सा एसिडिक है। ठीक है, 7 से अगर ऊपर जाए तो आप कहेंगे एल्कलाइनिक नेचर का है सॉल्यूशन, अगर उससे नीचे जाए तो आप कहेंगे एसिडिक नेचर का है। तो इसमें जो इसके जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं उसका अगर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच देखें तो 4.6 to 5 होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिडिक होता है। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, एंजाइम जो भरे हुए हैं वो एसिडिक होते हैं। जबकि वहीं पर अब बात करते हैं इसके बाहर जो सराउंडिंग है, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम साइटोसोल भी बोल देते हैं, तो साइटोसोल उसका पीएच होता है 7.2, मतलब हल्का सा न्यूट्रल, या आप कह सकते हैं कि हल्का सा एल्कलाइनिक, क्योंकि 0.2 का फर्क आ गया तो आप कहेंगे हल्का सा एल्कलाइनिक नेचर का होता है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन आया इसका रीज़न क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि लाइसोसोम के अंदर अब यहाँ पर इसका पीएच, इसके जो अंदर मैट्रिक्स है, जो एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पीएच होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन वो लगभग 5 के अप्रोक्स है, 4.6 to 5 के अप्रोक्स। और बाहर इसके जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है, जो साइटोसोल का जो सोल्यूशन उसका पीएच होता है 7.2। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे आता है? क्योंकि इसके जो मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोटोन पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोटोन क्या करता है? ये प्रोटोन को पुश करता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बाहर निकालता है, और कम हो जाए तो उसको अंदर से प्रोटोन को पंप करता रहता है, H+ आयन को वहाँ पर पंप करता रहता है। और भी कुछ होते हैं, कैल्शियम को भी पंप करने के लिए, कैल्शियम 2+ आयंस को भी कम पंप करने के लिए वहाँ पर होता है। तो अलग अलग, जैसे इसमें प्रोटोन पंप है। अब सपोज करो ये लगातार जो है इसमें प्रोटोन H+ अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, H+ आयन की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो आप कहेंगे जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए इसका रीज़न है, जैसे जैसे आप सपोज करो ये प्रोटोन को पंप करता रहेगा तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि मतलब कि इसका जो लाइसोसोम होता है, इसकी मेम्ब्रेन में जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, साइटोसोल है, उसमें जो प्रोटोन प्रेजेंट होंगे वो अंदर की तरफ पुश कर दिए जाते हैं। इसलिए इसका पीएच जो है वो 4.6 to 5 होता है। तो आई थिंक आपको रीज़न पता हो गया होगा, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन में प्रोटोन पंप प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटोन को पंप करता है। ठीक है, H+ आयन को। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि H+ आयन जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन, वहाँ पर काफ़ी सारे जो H+ आयन इकट्ठे हो जाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो मैट्रिक्स है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, उसका जो पीएच होता है वो इतना होता है 5 के अप्रोक्स। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। फिर उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम बनते कैसे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, बहुरूपी की तरह, मतलब अलग अलग रूप। सबसे पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा होता है टर्सरी लाइसोसोम, चौथा है ऑटोफैगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की क्या खास बात है?
प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि इसके अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम, लेकिन वो काम नहीं करता, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रिएक्टिव नहीं होता। दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जैसे ही किसी एंडोसोम के द्वारा कोई, जैसे सपोज करो कोई फूड पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, उसके साथ कनेक्ट होकर के ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जिसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है मिक्सचर होता है प्राइमरी लाइसोसोम से। जैसे ही कोई आकर के फूड पार्टिकल या कोई एंजाइम, ठीक है, वो आकर के कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है, आकर जैसे ही इससे अटैच हो जाएगा, कनेक्ट होकर के आपस में मिल करके एक सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट है टर्सरी लाइसोसोम, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब ये कैसे बनता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम से बनता है। तो टर्सरी लाइसोसोम जो होता है, जिसको हम रेजिडुअल बॉडी बोल रहे हैं, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, वो प्रोसीजर मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सेल के अंदर होने वाला प्रोसीजर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो टर्सरी लाइसोसोम जो था, जो कि जिसे हम रेजिडुअल बॉडी भी बोलते हैं, जिसमें अवशेष बचा होता है, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड है, अब वहाँ पर अब उसको जो है एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अब यहाँ पर ये जो लाइसोसोम होगा उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। करेक्ट, आप इतना कह सकते हैं। और ये जो है एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ये जो वेस्ट मटेरियल है। नंबर 4 आता है ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोफैगोसोम क्या करता है, जैसे डाइजेस्टिव सेल ऑर्गन। अब कोई सेल के अंदर जैसे सपोज करो कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सेल ऑर्गन सपोज करो किसी कारण इन्फेक्शियस हो गए, ये काम करना बंद कर दें, इनके जो पार्टिकल है वो टूट गए, मतलब किसी भी कारण अगर वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, सेल जो है वो पूरी तरीके से रफ्चर हो जाएगी। मतलब सेल काम करना, वो पूरी तरीके से जो सेल है वो इन्फेक्शियस हो जाए। तो इस कंडीशन में ये जो लाइसोसोम है ये रफ्चर हो जाएंगे। रफ्चर होने के बाद क्या होगा, इनके सभी हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स है वो फ्री हो जाएंगे, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर फ्री हो जाएंगे। फ्री होते ही ये सभी के सभी जो सेल ऑर्गन्स है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग या एटम बम के नाम से क्यों, सेल का एटम बम या सुसाइड बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम। और ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी हेल्थी सेल्स के अंदर सपोज करो कोई सेल बिल्कुल सही है, सही से एक्टिविटी हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया सही काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही काम कर रहा है, सभी सेल ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, लेकिन सपोज करो उसमें जो लाइसोसोम होता है अगर वो फट जाए, ठीक है, और मतलब कि वो एक तरीके से पूरी रफ्चर, उसकी जो वाल है, मेम्ब्रेन है, वो रफ्चर हो जाए, तो क्या होगा, सभी के सभी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसका पीएच भी आप देखेंगे 4 पॉइंट एसिडिक पीएच का होता है, अगर वो फ्री हो जाए पूरे साइटोसोल के अंदर, तो पूरे सेल की डेथ हो जाएगी, पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है इससे क्या होगा, पूरा सेल मर गया, तो इसलिए हम इसको सुसाइड बैग के नाम से या सेल का एटम बम के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं एकदम। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे इसके अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक, या पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इन सब बॉन्ड को ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, आपने पिछली वीडियो भी अगर आपने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वहाँ पर मैंने बड़े सिंपल शब्दों में समझाया कि जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सिंपली 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो किस बेस पर हमने इसको डिवाइड किया था? राइबोसोम की प्रेजेंटेशन के बेस पर। अब ऐसी सिस्टर्नी, ये पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम सिस्टर्नी कहा था। लाइसो यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी इस वाली जो स्ट्रक्चर को भी हमने सिस्टर्नी कहा था। तो ऐसी सिस्टर्नी जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एज यू ऑल नो गाइस कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड ऐसी एंडोप्लाज्मिक ऐसी सिस्टर्नी जिस पर राइबोसोम अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं और वो क्या फंक्शन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं वो लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, वो लिपिड का संश्लेषण करता है। अब यहाँ पर अब सपोज करो कि कोई भी यहाँ से वेसिकल्स बनकर आया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि प्रोटीन का सपोज करो इस ये जो वेसिकल बना हुआ है इसके अंदर भरा हुआ है प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ये अभी पूरी तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में है, मतलब अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, ये एक तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है ये प्रोटीन। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये कहाँ पर आएगा? ये गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी पर आ जाएगा। किस फेस पर? सिस फेस को। अब आपको याद हो तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी हमने जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने RER या SMR में कन्वर्ट किया है। जैसे कि RER को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SMR को क्या बोलते हैं? स्मूथ ये M की जगह E आ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस तरह से हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है उसी तरीके से हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया है। इसका एक सिस सरफेस होता है, सिस फेस, और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वहां से जैसे ये आप देखेंगे सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है, ट्रांस फेस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सिस फेस से ये जो वेसिकल है जिसके अंदर रॉ मटेरियल है प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में जो प्रोटीन इसके अंदर भरा हुआ है वो आकर के इसकी सिस्टर्नी से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर इसकी सिस्टर्नी में मतलब जाकर के इसको फ्री कर देगा। फ्री होने से अब इसके किनारे पर जो गोल्जियन वेसिकल्स यहाँ पर जो बना हुआ है इसके अंदर जैसे ही फ्री हो जाएगा और फ्री होने के बाद यहाँ से फिर से एक वेसिकल बनेगा और फिर ये इस तरीके से एक टर्म से गुजरने के बाद यहाँ पर एक प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम में थोड़ा सा राइप मटेरियल है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया हुआ है। तो अब ये कहाँ यहाँ पर क्या होगा? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण हो चुका है, अब प्राइमरी लाइसोसोम के निर्माण के पश्चात या इसके बाद अब क्या होगा? देखो सपोज यहाँ पर कोई फूड मटेरियल है। अब ये है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को समझ लीजिए फटाफट। ये देखो प्राइमरी लाइसोसोम है। सपोज यहाँ पर कोई बाहर से मेम्ब्रेन से फूड पार्टिकल आया, सेल के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसके साथ आकर के बाइंडिंग कर जाएगा। बाइंडिंग करने के बाद इनके मटेरियल आपस में मिल जाएंगे। अब ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो पूरी तरीके से एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जबकि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एक्टिव नहीं है। अब ये जैसे ही आपस में अटैच हो जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड का जब डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद जो अब टर्सरी जो लाइसोसोम है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ रहता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आपने एक पॉइंट जरूर नोट किया होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम आपस में पूरी तरीके से रिलेट करते हैं, लेकिन ये जो ऑटोफैगोसोम होता है ये थोड़ा हटके है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनसे हटके है क्योंकि ये जो है क्या करता है, ये अगर ये मतलब तब काम करता है जैसे इसमें डाइजेस्टिव सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये काम करना बंद कर जाएं तब ये उस समय या सेल कोई ओल्ड एज में, सपोज करो कोई ऐसी सेल जो कि पुरानी हो चुकी है, जो कि पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो उस समय क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है इसकी जो वाल है वो फट जाएगी, रफ्चर हो जाएगी और पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो पूरे सेल के अंदर फ्री हो जाएगा और पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा, पूरी सेल खत्म हो जाएगा। तो सेल का खत्म लॉस होने की वजह से इसको हम सुसाइड बैक के नाम से जानते हैं। तो ये सारा पॉइंट था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो गाइज अभी आप यहाँ पर लाइसोसोम की कंप्लीट थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली मैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, सो इसको आप अच्छी तरीके से, मैं ये कहना चाहूँगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्कवरी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डिड्यूए इन 1955 इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। हालांकि वहाँ पर मैंने लिखा था 1950 और यहाँ पर मैंने 1955, क्योंकि सन मैटर नहीं करता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो टर्म लाइसोसोम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लाइसिस जिसका मतलब होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लाइसोसोम की डेफिनेशन क्या हुई? लाइसोसोम आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। और वेसिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड विच आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, so is called लाइसोसोम्स। करेक्ट। अब अक्यूरेंस देखते हैं, प्राप्ति स्थान कहाँ पर पाया जाता है। सो दीज आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट आर प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन। जैसे जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है, जो मैच्योर रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट और न्यूरोस्पोरा के अंदर एब्सेंट होता है। ये जो अब एक्सेप्शनल केस है, इसको नोट करके रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना में भी एब्सेंट होता है। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसका एग्जांपल जैसे रूट टिप ऑफ सेल्स ऑफ माइज का जो रूट टिप होता है उस पर ये एब्सेंट होता है। तो जहाँ पर एब्सेंट होता है वो सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे। नंबर, उसके बाद आता है शेप। लाइसोसोम की जो शेप है, दीज आर जनरली स्फेरिकल होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है, गोलाकार, एंड इन शेप बट आर इरेगुलर इन प्लांट रूट टिप सेल्स। जो प्लांट रूट की टिप सेल्स होती हैं उनमें ये इरेगुलर पाया जाता है, मतलब अलग अलग इसका शेप जो होता है वो वेरी करता रहता है। साइज, अब हम साइज की बात करते हैं। साइज रेंज इज 0.2 to 0.8 माइक्रोन, ठीक है, मिली माइक्रोमीटर का होता है इसका। और एवरेज हम कह सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, या आप नैनोमीटर में नोट करें तो 500 नैनोमीटर में। नंबर्स अगर देखें तो लाइसोसोम आर मोर इन दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, मतलब फंक्शन के बेस पर, जहाँ पर ज़्यादा इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होगी उनमें इसकी संख्या ज़्यादा होगी। जैसे वाइट ब्लड कार्पोसेल्स WBCS में, ठीक है, ब्लड का जो WBCS होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स उसके अंदर। एंड हिस्टियोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, फैगोसाइट्स ऑफ लीवर, ऐसी जगह पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की संख्या ऐसी जगह पर ज़्यादा होती है। उसके बाद हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके। तो हमने जैसा कि ऑलरेडी बताया मैंने, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेस पर हमें दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो इसका बाहर का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, सिंगल लेयर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स इसमें दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट इज लिमिटिंग मेम्ब्रेन, it is outer single layered lipoproteinaceous and trilaminar unit membrane. It keeps a limiting on digestive enzyme। ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक और या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसका pH लगभग 5 के अप्रोक्स होता है, मतलब एसिडिक होता है, तो इसको जो है कीप करके रखते हैं। नंबर बी, मैट्रिक्स। इसका जो दूसरा भाग होता है वो मैट्रिक्स है। इन इज इनर फिनली ग्रेन्युलर एंड हाईली हिटेरोजीनस होता है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये जो है एक तरीके से हिट्रोजीनियस नेचर का होता है मैट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स लाइसोसोम आर 4 टाइप्स इज शो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग रूप में, मतलब 4 टाइप में पाया जा रहा है, मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, बहुरूपता, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुरूपता। तो ये जो है 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे कोई वेसाइकल्स के फॉर्म में, चाहे उसमें प्रोटीन हो, अगर प्रोटीन बनेगा तो कहाँ से बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से अगर वेसिकल्स निकलता है तो वो उसके अंदर प्रोटीन होगा, ठीक है। और प्रोटीन किस फॉर्म में होगा, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में,
ठीक है, सिंगल पेप्टाइड चेन के फॉर्म में होगा, सॉरी सिंगल पेप्टाइड चेन के फॉर्म में। अब उसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए वो जो वेसिकल होगा वो कहाँ पर जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में जाकर के उस सिंगल पेप्टाइड जो प्रोटीन है उसको, जो सिंगल पेप्टाइड चेन है उसको उसमें रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्राइमरी लाइसोसोम, दीज हैव ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म एंड आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और सेकेंडरी जो लाइसोसोम होगा ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेटेरोफैगोसोम्स। सो आप सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहेंगे, दीज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, जबकि प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट तो होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बट यहाँ पर जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें जो है एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड एंगेज्ड फूड इट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड एंडोसोम। एंडोसोम क्या होता है, विथ एंगेज्ड फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉल्ड पिनोसोम, जिसको हम पिनोसोम या फैगोसोम भी बोलते हैं। जैसे कोई बाहर से कोई माइक्रोसोम्स होता है वो एंटर कर जाता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पर आता है टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम क्या है, दिस इज नथिंग, इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, बस इतना आपको समझना है, थ्योरी लिखना है। इसको हम रेजिडुअल बॉडी भी बोलते हैं, टर्सरी लाइसोसोम भी बोलते हैं। एंड इट इज द लाइसोसोम विद ओनली अनडाइजेस्टेड फूड, इट इज नॉर्मली एक्सप्लेड आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। इसको कैसे बाहर निकाला जाता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम दिखाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे ये जो है सेल को एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बाहर निकालते हैं। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल। हाँ तो दोस्तों अब आप हेडिंग डालेंगे ऑटोफैगोसोम। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप के लाइसोसोम को हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम स्टडी करेंगे ऑटोफैगोसोम के बारे में। ये नंबर 4 टाइप का लाइसोसोम है। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइसोसोम 4 टाइप के होते हैं और 3 टाइप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ये है ऑटोफैगोसोम जो कि 4th टाइप का है, इसको हम ऑटो लाइसोसोम भी बोलते हैं। रीजन क्या है, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम से बनता है। एंड सम सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेन पार्टिकल। सपोज करो सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल कोई फूड वैक्यूल के फॉर्म में, चाहे प्रोटीन हो या कोई कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल हो, वो एंटर नहीं करता, तो उस कंडीशन में और यहाँ पर ये काम हो सकता है। उस कंडीशन में ये जो है सेल ऑर्गन्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेगमेंट्स हो जाता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या कर देता है, उन्हें ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ही डाइजेस्ट कर देता है। तो इस कंडीशन को, इस तरह का जो लाइसोसोम ये काम करता है उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो इस तरह का जो नंबर 4 टाइप का जो लाइसोसोम है जिसको हम ऑटोफैगोसोम बोलते हैं, अगर ये सेल के अंदर किसी स्वस्थ, किसी ऐसे सेल के अंदर जो कि पूरी तरीके से एक्टिव है, अगर उसके अंदर इसकी वाल फट जाती है, रफ्चर हो जाती है, तो पूरा सेल डैमेज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे केमिकल कंपोजिशन। लाइसोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको फटाफट नोट करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये इसमें एंजाइम्स, लगभग 50 टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब हम देखेंगे वो किस किस का पाचन करते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आता है ऑटोलाइसोसोम, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, और लाइसोसोमल डिजीज जैसे कि सिलिकोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा होगा फंक्शन। तो सबसे पहले आप इसको केमिकल कंपोजिशन को नोट कर लिए, जैसे कि मैट्रिक्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का जो मैट्रिक्स होता है इज फॉर्म्ड ऑफ hydrolysis enzyme involved in hydrolysis of digestion of polymeric compounds which operate in acidic medium, जिसका acidic medium होता है pH 5.0, so called is acidic hydrolase. The acidic medium is maintained by proton pump, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लिप में ही मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन पंप कैसे काम करता है, विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन इनटू इंटीरियर ऑफ लाइसोसोम. Up to now 15 types of enzymes have been reported to be present in the latent form in the different types of lysosomes. So these enzymes are synthesis of RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम सिंथेसिस होती है, संश्लेषित होती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी की जो सिस रीजन होता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के दीज आर पैकेड इनटू द लाइसोसोम. इसके जो ट्रांस भाग से पैकेड होकर के पूरी तरीके से ये जो है फ्री हो जाती है. सो लाइसोसोमल एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू
6 कैटेगरीज। 15 टाइप के इसमें लाइसोसोम मतलब एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन उनको 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोटीएसिस, नंबर सेकंड इज न्यूक्लियसिस, नंबर थर्ड इज ग्लाइकोसाइडेसिस, नंबर जो फोर्थ है वो है फॉस्फोटेसिस, नंबर फिफ्थ है सल्फोटेसिस, ठीक है, एंड नंबर फिफ्थ है जो 6 है वो है एस्टेरेसिस। ये जो प्रोटीएसिस होता है ये प्रोटीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसको इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंपल फॉर्म क्या होगा प्रोटीन का? एमिनो एसिड्स, ठीक है, उनको क्या करता है ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उनके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देता है। अब जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किन किन प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे कि कैथेप्सिन एंड कोलेजिनेज। उसके बाद आता है नंबर बी न्यूक्लियसिस। इसको जैसे डीएनएज एंड आरएनएज, ये जो है डीएनएज और आरएनएज जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देते हैं। ग्लाइकोसाइडेज जो होता है वो इसका जो एग्जांपल है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड बीटा ग्लूकोरोनिडेज। ये जो एंजाइम्स हैं ये जो है जो ग्लाइकोसाइडिक जिसमें भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक कर देते हैं जिस मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है फॉस्फोटेसिस, जैसे एटीपीएज एंड एसिड फॉस्फेटेज। ये जो एंजाइम्स हैं ये जो है जैसे जिसमें फॉस्फेट जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, करेक्ट। सल्फेटेज सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक कर देंगे। एस्टरेज में से जिसमें एस्टर के जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देंगे। तो प्रत्येक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक करने के लिए लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सो दे कंटेन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल कैटेगरीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि लिपिड्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑटोलाइसोसोम्स क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब ऑटोलाइसोसोम जस्ट सेम यही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी सेल ऑर्गन्स है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन प्रेजेंट है और उसमें चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, अगर वो काम करना बंद कर दे, डैमेज हो जाए या सेल पूरा ओल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में इस तरह का जो लाइसोसोम होता है वो ब्रेक डाउन हो, फट जाता है, उसकी जो वाल है रप्चर हो जाती है और पूरा जो इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो साइटोसोल में फ्री हो जाता है और फ्री होते ही वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस तरह के जो क्रिया होती है उसको हम ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के जो लाइसोसोम होंगे उसको हम बोलेंगे ऑटोलाइसोसोम। एक होता है एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आ जाता है, ठीक है, अब आ करके वो इस तरीके से वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आएगा और वो वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसमें जो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो इसके साथ बाइंड करके, ये दोनों आपस में बाइंड करके सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो है डाइजेशन काम कर देता है। तो इसका ये क्या कर देगा, डाइजेशंस, ठीक है। जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर सपोज करो कोई बैक्टीरिया ही आ जाए तो ये उसी को जो है बाहर, फिर बाद में क्या होगा, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद क्या हो जाएगा, टर्सरी लाइसोसोम बनेगा जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल, और वो जो है एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से डाइजेशन का काम करता है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, क्योंकि एंडो मतलब सेल के अंदर आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल या, ठीक है। अब आता है जैसे लाइसोसोमल डिजीज, जैसे सिलिकोसिस, बड़ा ही फेमस नाम है, आपने सुना भी होगा सिलिकोसिस। ये कैसे होता है, अब जैसे कि जो कारखानों में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिलिकॉस या एस्बेस्टास के जो फाइबर्स होते हैं वो जो है नेजल कैविटी, नोज़ के द्वारा जो है वो जो है डायरेक्टली लंग्स में पहुंच जाते हैं। तो लंग्स में जो मैक्रोफेज होती हैं वो उसके अंदर वो जो है इसको जो है पूरी तरीके से इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, उसको इंगेस्टेड हो जाएंगी, उसके अंदर उसे भक्षण कर लेंगी उसका, और उसके बाद क्या होगा, फाइबर और लाइसोसोम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कौन से फाइबर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज करो सिलिकोसिस कैसे होता है, जैसे जो कारखानों पर जो मजदूर होते हैं, काम करते हैं, वो उसके अंदर जो सिलिकोसिस जो होता है, सिलिकॉन जो होता है, उसमें एस्बेस्टॉस के फाइबर्स होते हैं। अब वो फाइबर्स नेजल कैविटी के द्वारा अंदर घुस गए, सांस के द्वारा जब सांस लेते हैं तो अंदर घुस जाएगा, लंग्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और लंग्स में पहुंचते ही जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है इन फाइबर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद अब उन लाइसोसोम उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, जब
यहाँ पर इतना एसिडिक नहीं होता कि वो उसको पचा सके, एस्बेस्टोस के फाइबर्स को पचा नहीं सकता। अब इससे क्या होगा, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर रिसने लगेगा और पूरा जो वायु मार्ग होता है पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलते हैं सिलिकोसिस। ये जो है लाइसोसोमल डिजीज़ है, तो इसको आप फटाफट नोट करें। ये गाइस हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम का फंक्शन। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इसमें हम समझेंगे लाइसोसोम फंक्शन कैसे करता है। अगर आपसे पूछा जाए लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है तो आप कहेंगे डाइजेशन। लाइसोसोम के अंदर जैसे लाइसोसोम सेल ऑर्गन्स है और सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब सेल के अंदर कोई बाहर से कोई फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा अंदर आता है, तब प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ कनेक्ट करके उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देता है। तो इसका मेन काम है डाइजेशन। और इसके अलावा जैसे कोई एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोई बाहर से सपोज करो कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है, कोई माइक्रोस पैथोजन आ जाता है, तो उसको किल करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, नंबर फर्स्ट जैसे कोई ओल्ड पुरानी सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से जो काम के लायक नहीं होती, ऐसी सेल्स जो कि पूरी तरीके से, जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी सेल्स जो हैं डैमेज होती रहती हैं और काफ़ी सारी सेल्स जो है वो बनती रहती हैं। तो जो पुरानी सेल्स हैं उनको डैमेज फिनिश करने का काम लाइसोसोम का होता है। नंबर सेकंड, अब सेल के अंदर जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऐसे ऑर्गन जो कि काम करना बंद कर देते हैं तो उनको भी ये डैमेज कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। उसके बाद आता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। जो फूड पार्टिकल का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी करता है ये और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी करता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम भी यही करता है। और बोन्स फॉर्मेशन, जिस समय हड्डियां बनती हैं और बोन्स का फॉर्मेशन होता है तो सेल ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम, सेल के अंदर से जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करने का, उनको ऑब्जर्प्शन करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। अब जिस समय आपको पता है कि जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद ही जब उन न्यूक्लियस में फ्यूज़न होता है तभी जाइगोट बनता है। तो देखो जब स्पर्म जो है एग सेल के पर जो एंट्री करता है तो उसको जो एग सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसोल्व करने का जो काम है, लाइसिस करने का काम है, वो भी यहाँ पर लाइसोसोम का ही होता है। लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिसोल्व कर देते हैं। उसके बाद आता है कि सडनली किसी भी लाइसोसोम के भ्रष्ट हो जाने से, सेल के अंदर जो सडनली कोई लाइसोसोम भ्रष्ट हो जाता है तो उससे क्रोमोसोम भी ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बना रहता है। और नंबर 8, ये इसका काम नहीं है लेकिन एक तरीके से ये इसका नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है जैसे डाइजेशन। अब फूड पार्टिकल का डाइजेशन ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए लाइसोसोम का काम क्या है तो डाइजेशन करना और दूसरा प्रोटेक्शन।